ओके। गुड इवनिंग टू एवरीवन। इस लेक्चर में हम अपने पिछले लेक्चर को जहाँ पर स्टॉप किए थे वहाँ से आगे की कहानी को देखेंगे, लेकिन ब्रीफ में कुछ रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो हमने इकोसिस्टम के बारे में समझ लिया। इकोसिस्टम के बाद हमने समझा इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। फिर हमने समझा एज इफेक्ट, इकोटोन। फिर हमने समझा ट्रॉप का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेटरोट्रॉप्स क्या है। फिर हमने ये भी देखा कि बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा बायो एक्यूमुलेशन। उसके बाद फिर हमने देखा बायो मैग्नीफिकेशन। इसके अलावा हमने एनर्जी फ्लो भी देखा। और ये एनर्जी फ्लो और ये सारा बायो एक्यूमुलेशन, बायोजियो केमिकल साइकिल, फूड चेन और फूड वेब हम क्यों पढ़े, इसके पीछे का रीज़न है कि किसी भी इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और बिना एनर्जी के इकोसिस्टम वर्क कर नहीं सकता है। तो इकोसिस्टम के वर्क करने के लिए एनर्जी नीड था। ठीक है, तो इसके आगे जब हम बायोजियोकेमिकल साइकिल में ही न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल में हमने देखा गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में जो हमारा रिजर्वायर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंतर्गत जो हमने वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल को कंप्लीट कर लिया। अब आगे सेडिमेंट्री साइकिल देखेंगे, यानी कि रिजर्वायर जिसका सेडिमेंट है। और इस सेडिमेंट्री साइकिल में हम सिर्फ दो न्यूट्रिएंट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला होगा फास्फोरस साइकिल और दूसरा होगा सल्फर साइकिल। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फास्फोरस साइकिल से। तो फिर यहाँ पर हमको ये देखना है कि आखिर इस साइकिल में कौन कौन से चीज़ इंक्लूड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगर फास्फोरस साइकिल से। तो फास्फोरस साइकिल में ये एक तरह का सेडिमेंट्री साइकिल है और इसका जो रिजर्वायर होता है वो हमारा लैंड क्रस्ट होता है, सॉइल होता है, जहाँ पर फास्फोरस अबंडेंट मात्रा में मौजूद होते हैं। इस अबंडेंट मात्रा में मौजूद फास्फोरस वाटर के रनअप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उसके बाद फिर प्लांट के द्वारा इसका इनटेक किया जाता है और इस इनटेक के द्वारा वो फास्फोरस को वापस खाना में तब्दील करके फूड बना देते हैं, जिसका कंज्यूमर हेटरोट्रॉप्स होता है। और हेटरोट्रॉप्स में फिर ये फास्फोरस फल या फूल के द्वारा चले जाता है। उसके बाद अगर हेटरोट्रॉप्स का डीकम्पोजिशन होता है डेथ होने के बाद, तो वो डीकम्पोजिशन के बाद वापस वो फास्फोरस हमारे लैंड में चले जाता है और वापस फिर से रनअप के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो यानी कि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि सेडिमेंट से, जो लैंड के क्रस्ट से फास्फोरस साइकिल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वापस ये फिर से लैंड क्रस्ट में चला गया। इसके अंतर्गत एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एटमॉस्फेरिक जो साइकिल होता है वो काफ़ी कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट एटमॉस्फेयर में भी रिलीज होता है। जब डीकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही होती है तो उस समय फास्फोरस कुछ ना कुछ मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बर्निंग के दौरान फास्फोरस रिलीज नहीं होते हैं और इस तरह से फास्फोरस साइकिल में बर्निंग ऑफ मास या फिर बर्निंग ऑफ मटेरियल ये इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पिछले सारे न्यूट्रिएंट साइकिल में, चाहे कार्बन साइकिल हो या नाइट्रोजन साइकिल हो, उसके दौरान हम ये देखे थे कि बर्निंग इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पर बर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक तरह का सेडिमेंट साइकिल है और इसमें बर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बाकी वो सारा चीज़ जो कार्बन साइकिल में भी मौजूद था, नाइट्रोजन साइकिल में भी मौजूद था, वो सारा का सारा इसमें मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस साइकिल कंप्लीट होता है। अगला हमारा है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल में फिर से उसी तरह हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा इंक्लूड होता है। तो ये भी एक तरह का सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल है जिसका रिजर्वायर हमारा लैंड क्रस्ट है और उसमें मौजूद होता है हमारा सल्फ़र। वापस फिर से इस सल्फ़र को प्लांट के द्वारा इनटेक किया जाता है और प्लांट के द्वारा इनटेक कर लेने के बाद फिर से प्लांट इसको का कंपाउंड में बदल कर वापस अपने फूड में यानी खाना में तब्दील कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा। और वापस जब हेटरोट्रॉप्स इसी खाना को कंज्यूम करता है तो ये सल्फ़र वापस उसमें चले जाता है। हेटरोट्रॉप्स के डेट के बाद, उस हेटरोट्रॉप्स के डिकम्पोजिशन के बाद वापस यही सल्फ़र वापस से लैंड क्रस्ट में चले जाता है। और फिर अगर वाटर वहाँ पर मौजूद है या फिर किसी रिवर सिस्टम में मौजूद है या फिर वाटर का रन ऑफ हो रहा है, तो ये सल्फ़र एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सल्फ़र साइकिल में डिकम्पोजर इन्वॉल्व है, वाटर रन ऑफ भी इन्वॉल्व है, प्लांट भी इन्वॉल्व है और लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन एनिमल भी इन्वॉल्व है।
वापस फिर से इसमें बर्निंग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ये रिलीज होता है। और अगर ये इंक्लूड किया जाए कि क्या इसमें एटमॉस्फेरिक साइकिल इंक्लूड है या नहीं, क्या एटमॉस्फेयर में ये सल्फ़र जाता है या नहीं, तो सल्फ़र साइकिल में मात्र 2 ही कंपोनेंट हैं जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। वो दोनों कंपोनेंट है सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसके अलावा ऐसा कोई भी सल्फ़र का कंपाउंड नहीं है जो सॉइल के सेडिमेंट से वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता हो। तो यहाँ पर हमारा सल्फ़र साइकिल भी कंप्लीट हुआ और फास्फोरस साइकिल भी कंप्लीट हुआ। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये था कि क्या इन दोनों में एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है। जैसा कि हमारा गैसियस साइकिल है तो गैसियस साइकिल में मोस्टली एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है और सेडिमेंट्री साइकिल में मोस्टली लैंड इन्वॉल्व है। लेकिन दोनों में ऐसा मौजूद है कि दोनों में सेडिमेंट भी है, दोनों में एटमॉस्फेयर भी है। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आए कि फॉस्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व नहीं है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसी तरह अगर सल्फर साइकिल में ऐसा स्टेटमेंट आए कि एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रिएंट साइकिल था, जो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का पार्ट था, वो ख़त्म होता है। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि किसी इकोसिस्टम का कितना प्रोडक्टिविटी होता है, और इस प्रोडक्टिविटी ऑर्डर को भी जान लेंगे कि अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है या फिर वेटलैंड है, लेक है, रिवर है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, तो इन सब में प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा और इस प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर क्या हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक सल्फर साइकिल और फास्फोरस साइकिल को समझ लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहने का मतलब है कि कोई सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेशन, देखिए सक्सेशन कहने का मतलब है आगे की तरफ बढ़ना। तो किसी भी ऐसे प्लेस पर जो कि अभी मौजूद है, अगर उसमें कोई चेंजिंग देखने को मिलता है, अगर कोई अल्टरेशन हो रहा है और अल्टरेशन के बाद नए तरह का पैटर्न देखने को मिले, तो ये हम कहेंगे इसे सक्सेशन। अगर इसी सक्सेशन को उठाकर हम इकोलॉजी के सेंस में देखें और इकोलॉजिकल सक्सेशन समझे, तो एक प्लेस पर जो इकोसिस्टम का पैटर्न मौजूद है, मान के चलते हैं वहाँ पर कोई ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, सी स्पीसीज है, और टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये सारा क्लाइमेटिक कंडीशन मौजूद है, ए बी सी स्पीसीज हैं, अगर समय के साथ इन पैटर्न में चेंजिंग देखने को मिल जाए, टेम्परेचर अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, वर्षा जो प्रेसिपिटेशन है वो 100 सेंटीमीटर होने लगे, स्पीसीज ए बी सी के जगह अब डी ई एफ आ जाए, तो इस तरह के चेंजिंग को हम बोलेंगे सक्सेशन। डेट मीन्स बदलाव देखने को मिला। अब ये सक्सेशन 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अगर कोई प्लेस बैरन है और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं सबस्ट्रेटा में, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो आगे भविष्य में बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, इन सब को सपोर्ट प्रदान करेगा और उन सब के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, तो इस तरह के सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में होता क्या है कि पहले छोटे पार्ट एनिमल आते हैं, छोटे लिविंग प्लांट जन्मते हैं, उसके बाद धीरे धीरे साइज बढ़ता है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है इकोसिस्टम का वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, और एट द एंड ऐसे स्पीसीज वहाँ पर सेटल लाइन हो जाते हैं जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है और वो क्लाइमेक्स स्पीसीज होते हैं और वो पूरी की पूरी तरह से इस इकोसिस्टम को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो हमने प्राइमरी सक्सेशन में देखा कि मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्राइमरी सक्सेशन जो है वो काफ़ी स्लो होता है, इसमें करीब करीब 100 साल, 1000 साल भी कभी कभी लग जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं वो डिकेडल सक्सेशन होते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इवन 5 साल, 2 साल, इस तरह का सक्सेशन हमारा सेकेंडरी सक्सेशन होता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन रैपिड सक्सेशन है, कम समय लेता है, जबकि प्राइमरी सक्सेशन स्लो प्रोसेस है, ज़्यादा समय लेता है। और प्राइमरी सक्सेशन के बारे में भी समझ लिए कि क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में भी समझ लिया क्या होता है।
प्राइमरी सक्सेशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग स्पीसीज होते हैं जिसकी वजह से ये अल्ट्रेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं पायोनियरिंग स्पीसीज, मतलब जो सबसे पहले आकर उस प्लेस में इन्वेड करते हैं और इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं। दूसरा हमारा होता है क्लाइमेक्स स्पीसीज। नाम से भी क्लियर है कि जब इकोसिस्टम पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा तो उस समय जो स्पीसीज मौजूद होगा, स्टेबलाइजेशन करने के लिए जो स्पीसीज होगा उसे हम क्लाइमेक्स स्पीसीज कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा सक्सेशन खत्म हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, जब सक्सेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, चाहे वो प्राइमरी सक्सेशन हो या सेकेंडरी सक्सेशन हो, तो अर्ली स्टेज में जो डाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज जो डाइवर्सिटी होता है वो काफ़ी अधिक होता है ड्यू टू लो कंपटीशन। लेकिन अगर जैसे जैसे समय बीतते जाता है, चाहे वो प्राइमरी सक्सेशन में हो या सेकेंडरी सक्सेशन में, तो स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है वो कम नहीं लगता है ड्यू टू हाई कंपटीशन। डैट मीन्स कि अब वहाँ प्लेस पर जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हो गए हैं, जो उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए डैट मीन्स कि रिसोर्सेज कम हो गया है और कंज्यूमर ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से प्राइमरी सक्सेशन में भी दो फेज देखने को मिलता है, अर्ली सक्सेशन, लेटर सक्सेशन। अर्ली सक्सेशन में हमारा क्या है, जो कंपटीशन है काफ़ी कम होता है और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। लेटर सक्सेशन में चाहे वो प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का, इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो कम होता है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेशन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब सक्सेशन में दो टर्म और भी है जो उतना ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसका चर्चा होता है तो हम उसके बारे में भी समझेंगे। वो है ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन। लेकिन ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सक्सेशन को प्रभावित करने वाले, सक्सेशन पर इम्पैक्ट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और ये सक्सेशन ट्रिगर कैसे होता है। देखिए, सक्सेशन पर इम्पैक्ट डालने वाले जो फैक्टर हैं तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं, तो वही सारे कंपोनेंट सक्सेशन को प्रभावित करते हैं। जो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में हो या इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट में हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो आपका बेसिसिटी हो, चाहे वो एसिडिटी हो, ये सारे के सारे जो इवेंट है वो क्या कर देता है, हमारा सक्सेशन पर इम्पैक्ट डालता है, इवन की लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हम तो अभी तो पूरी का पूरी तरह देखें कि सक्सेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही तो डिपेंड है। तो हमने ये भी देख लिया कि सक्सेशन को कौन इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि इवन अर्थक्वेक, एवलांसे और आपका फ्लड, ये सारा चीज़ भी, इवन कि ज्वालामुखी, वोल्केनिक इरप्शन, ये भी इम्पैक्ट डालता है सक्सेशन पर और चेंज करता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पैक्ट सक्सेशन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन 1 वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन 2 अर्थक्वेक, ऑप्शन 3 क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, तो ये इनमें से कौन? तो आंसर होगा सारा का सारा, ऑल। ठीक है, तो हमने सक्सेशन को समझ लिया। अब है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। देखिए, ऑटोजेनिक सक्सेशन कहने का मतलब है कि एक इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, चाहे वो पेड़ पौधे या फिर अदर एनिमल्स या अदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सब के द्वारा ही अगर सक्सेशन स्टार्ट हो जाए और लंबे समय के बाद उस इकोसिस्टम में चेंजिंग देखने को मिले, तो ये हमारा है ऑटोजेनिक सक्सेशन। डैट मीन्स आप इसे एक एग्जांपल से समझिए कि एक इकोसिस्टम सपोज करते हैं ए प्लेस है और ए पर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्री होंगे। या फिर इसको और सिंपल करके समझते हैं, एक सपोज कीजिए कि आपके घर में एक गमला है और इस गमले में एक पौधा लगा हुआ है, तो ये भी एक तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उस गमले के पौधे के नीचे जो मिट्टी है उसमें कई तरह के बायोटा मौजूद है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है और वहाँ पर उनका लाइफ चल रहा है, लाइफ साइकिल चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद गमला के नीचे क्या होगा, सूर्य का रोशनी आना बंद होने लगेगा और वहाँ पर शेडिंग होगा, छाया होगा। तो जब शेडिंग होगा तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें सन की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और वहाँ पर वैसे ऑर्गेनिज्म का इन्वेशन होगा जिन्हें छाया चाहिए, जिन्हें शेडिंग चाहिए।
तो इस तरह के सक्सेशन को, मतलब जो इकोसिस्टम में मौजूद है उसी की वजह से जब सक्सेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, अब आता है पैटर्न एलोजेनिक सक्सेशन का। एलोजेनिक सक्सेशन कहने का मतलब है, अगर गमला आपके पास मौजूद है लेकिन गमला में क्या हो जाए, आप बाहर से बहुत सारा पानी डाल दें, बाहर से बहुत सारा न्यूट्रिएंट डाल दें, जैसे फर्टिलाइज़र डाल दें, तो अब जब चेंजिंग होगा तो उसे हम बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। इसे आप लार्जर तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक प्लेस है और वहाँ पर भूकंप आ जाए या फिर फ्लड आ जाए, इसके वजह से जो चेंजिंग होगा उस प्लेस पर, उसके उसमें जो स्पीसीज का पैटर्न में जो चेंजिंग आएगा उसे हम बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। तो हमारा सक्सेशन का टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।